हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है क्लास 10th से एसिड और बेस और सॉल्ट का। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम शुरुआत करेंगे कंपाउंड की डेफिनेशन से। आइए देखते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक एटम्स के एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन के बाद बनता है। यानी जब दो या फिर दो से अधिक एटम्स कंबाइन होकर के वो भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होके एक नई प्रॉपर्टी का नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो उस सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहेंगे। फिर से एक बार, when two or more atoms combine in a fixed ratio to form a new substance with new property is called a compound। जब दो या दो से अधिक एटम्स को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करके नई प्रॉपर्टी का नया सब्सटेंस बनाते हैं तो हम उस सब्सटेंस को कंपाउंड कहेंगे। ये कंपाउंड तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला कंपाउंड होगा हमारा एसिड, दूसरा कंपाउंड होगा हमारा बेस और तीसरा कंपाउंड होगा हमारा सॉल्ट। यानी नेचुरल या सिंथेटिक जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उन सभी सब्सटेंसेस, दैट मीन्स कि कंपाउंड्स जितने भी हैं, उन सभी कंपाउंड्स को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट में। हमें इस चैप्टर में इसी एसिड, बेस और सॉल्ट के ऊपर ही फोकस्ड होना है। जितने भी नेचुरल कंपाउंड्स हैं, उन सभी नेचुरल कंपाउंड्स को हम सोर्सेस के बेसिस पर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो सिंथेटिक है उन्हें तो हम लैब में प्रिपेयर कर ही सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल है उनके दो सोर्सेज हमारे पास हैं जिनसे हम उन नेचुरल कंपाउंड्स को रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जिनसे हम नेचुरल कंपाउंड्स प्राप्त कर सकते हैं वो दो हैं। पहला है प्लांट्स और दूसरा प्लांट्स या एनिमल्स, और दूसरा है हमारा रॉक या फिर मिनरल्स। यानी हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं नेचुरल, उनको केवल दो सोर्सेस से प्राप्त किया जा सकता है, प्लांट्स से या एनिमल्स से या फिर रॉक और मिनरल्स से। जितने भी प्लांट या एनिमल से प्राप्त होने वाले सब्सटेंसेस हैं, जनरली उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और जो रॉक या मिनरल से प्राप्त होते हैं इनको हम जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी वो कंपाउंड जो प्लांट या एनिमल से प्राप्त होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, जो रॉक या मिनरल से प्राप्त होंगे उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब जितने भी हमारे नेचुरल या सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी तीन कैटेगरी हो सकती है, या तो वो एसिड होंगे, या तो वो बेस होंगे, या तो वो फिर सॉल्ट होंगे। हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एसिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके यूजेस क्या हैं। बेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके यूजेस क्या हैं। सॉल्ट क्या होता है, प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है और उनके यूजेस क्या हैं, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एसिड और बेस की डेफिनेशन से। आइए देखते हैं एसिड और बेस होता क्या है। तो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें से दो कॉन्सेप्ट को आपको यहां स्टडी करना है। हालांकि मैं बताऊंगा उसके बाद के भी कॉन्सेप्ट्स, लेकिन स्टडी के तौर पर आपको केवल दो कॉन्सेप्ट ही यूज करने हैं। हम ले रहे हैं एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने वाले कॉन्सेप्ट्स। पहला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट,
ध्यान देंगे। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड या बेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये डेफिनेशन कंप्लीटली बेस्ड होता है एसिड या बेस के कैरेक्टर के ऊपर। यानी एसिड और बेस का कैरेक्टर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, इस आधार पर जब हम एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहेंगे। अब एसिड या बेस का कैरेक्टर क्या होगा और कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। बात अगर एसिड की जाए तो आपने जितनी भी खट्टी चीजें खाई हैं जिनका टेस्ट सावर हो, खट्टा हो, जैसे कच्चा आम ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए एंड सो ऑन, मौसम्मी ले लीजिए, नारंगी ले लीजिए, जितनी भी चीजें जो खट्टी हैं टेस्ट में, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस एसिड होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एसिड है तो उसका टेस्ट सावर आएगा ही आएगा। हो सकता है कि वो टेस्ट में सावर ना भी हो, फिर भी वो एसिड हो सकता है। फिलहाल हम जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जो मेनली कैरेक्टर बेस्ड होता है। कैरेक्टर जैसा शो होगा उसके बेस पर हम उसे एसिड या बेस में क्लासिफाई करेंगे। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिनका टेस्ट सावर होगा उन सभी सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। तो पहला जो कैरेक्टर हो गया वो टेस्ट का हो गया, इसका टेस्ट सावर होता है। नंबर 2, टेस्ट एसिड या बेस को टेस्ट करने के लिए, टेस्ट का मतलब उसका पता लगाने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, इसके लिए हमारे पास एक पेपर होता है। उस पेपर को हम कहते हैं लिटमस पेपर। डिटेलिंग इसकी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस सोल्यूशन क्या होता है और कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम इसकी चैप्टर में आगे के सेक्शन में लेंगे। फिलहाल लिटमस पेपर 2 तरीके का होता है, ब्लू और रेड। अगर वह एसिड है तो फिर एसिड ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर सकता है रेड के फॉर्म में। यानी ऐसा कोई सब्सटेंस जो टेस्ट में सावर टेस्ट का हो, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता हो, जो कोरोसिव नेचर का हो, दैट मीन्स कि किसी भी स्मूथ सरफेस को उसमें रफ बनाने की प्रॉपर्टी हो, तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। फिर से, ऐसा कोई सब्सटेंस जो सावर टेस्ट का हो, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे, जो कोरोसिव नेचर का हो, यानी स्मूथ सरफेस को रफ में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। मैं फिर से कहूंगा कि ये जो भी प्रॉपर्टी या जो डेफिनेशन दी गई है वो प्रॉपर्टी बेस्ड या कैरेक्टर बेस्ड डेफिनेशन दी गई है। ये जरूरी नहीं है कि अगर वह एसिड है तो टेस्ट सावर ही होगा, अगर वह एसिड है तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा ही करेगा। यह भी जरूरी नहीं है कि वो एसिड है तो वो कोरोसिव नेचर का होगा। यहां जो भी दिया जा रहा है वो एक सिंपल डेफिनेशन है, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि एसिड क्या हो सकता है। जो भी यहां प्रॉपर्टी लिखी गई है ये प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी है, जरूरी नहीं है कि हर एसिड के ऊपर ये एप्लीकेबल हो। तो फिलहाल हम जनरली अगर बात करें तो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सावर हो, जो लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दें, जो कोरोसिव नेचर के हो, वो हमारा एसिड होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी के रस के अंदर, जूस के अंदर जो एक्सट्रैक्ट होता है उनका, उन सब के अंदर एसिड पाया जाता है। चाहे वो नींबू हो, चाहे वो नारंगी हो, चाहे वो कच्चा आम हो या फिर और भी आंवला हो, सबके अंदर, कच्चा टमाटर हो, आपका वो सबका सब एसिड कंटेन करता है। ये सारे एसिड्स जो कि जिनका नाम अभी मैंने बताया, जिन सोर्सेज का नाम मैंने बताया, आम हो गया, नारंगी हो गई, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सभी के अंदर एसिड है। चूंकि ये सबके सब प्लांट्स हैं इसलिए इन सभी एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। अभी मैंने पीछे बताया आपको कि प्लांट और एनिमल से जो भी कंपाउंड प्राप्त होगा हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो चूंकि जिन सोर्सेज का, जिन कंपाउंड्स का मैं नाम ले रहा हूं एसिड्स का, वो किसी न किसी प्लांट से ही हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स थे। दूसरी अगर बात करें हम बेस की, तो आइए देखते हैं हम बेस को। तो बेस का जो कैरेक्टर बेस्ड डेफिनेशन है वो ये कहता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका टेस्ट बीटर हो, यानी कड़वा हो जिसका टेस्ट, साथ ही साथ जो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर सकता हो ब्लू में और
एक सिमिलैरिटी होती है एसिड की तरह इसकी कि ये भी कोरोसिव नेचर का होता है, तो हम उस सब्सटेंस को कहेंगे बेस। फिर से मैं कह रहा हूं कि बेस की ये जनरल प्रॉपर्टी है, दैट मींस कि हर एक बेस जरूरी नहीं है कि वो बिटर टेस्ट का हो, हर एक बेस जरूरी नहीं है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता हो, हर एक बेस जरूरी नहीं है कि वो कोरोसिव नेचर का हो। यानी यहां जो डेफिनेशन दी गई है एसिड या बेस की, वो डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, सभी एसिड और बेसिस के लिए ये एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो बेस का मतलब हो गया ऐसा कोई सब्सटेंस जो बिटर टेस्ट का हो, ऐसा सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता हो, जो कोरोसिव नेचर का हो, ऐसे सभी सब्सटेंसेस को हम बेस की कैटेगरी में शामिल करेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस बेस की कैटेगरी में शामिल होंगे। तो क्लासिकल डेफिनेशन या क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसे सभी सब्सटेंस जो सावर टेस्ट के हों, लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, कोरोसिव नेचर के हो, वो हमारा एसिड है। जबकि अगर टेस्ट बिटर है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर कोरोसिव नेचर का हो, तो उस सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि अभी कहा कि ये भी जो भी प्रॉपर्टी यहां दी गई है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी है, जरूरी नहीं है कि सभी एसिड्स के लिए एप्लीकेबल हो। तो फिर हमको कोई ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो हर एक एसिड के लिए एप्लीकेबल हो। तो जो दूसरी डेफिनेशन हमारी आती है वो डेफिनेशन आर्हेनियस के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। आइए देखते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार एसिड या बेस क्या होता है। सबसे पहले बात अगर हम करें एसिड की, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है उसको हम एसिड कहेंगे। यानी दोज सब्सटेंसेस विच कैन गिव H+ आयन एक्वस in their aqueous solution are called acids। यानी ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन एक्वस देता है, उस सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं, अगर HCl को हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो वाटर में डिसॉल्व करते ही इस HCl का आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन का मतलब हो गया कन्वर्जन इनटू आयंस। यानी अगर कोई सब्सटेंस आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो, क्लास 9th में आयन के बारे में आपने पढ़ा है कि आयंस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन को कैटायन और निगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस जिस पे पहले से कोई चार्ज ना दिया गया हो और वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर वह आयंस में कन्वर्ट होता है, तो प्रोसेस को हम कहेंगे आयोनाइजेशन। और आयंस में भी अगर H+ आयन का फॉर्मेशन होता हो, तो फिर ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। HCl वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन एक्वस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए HCl एक एसिड है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ऐसे सभी सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को हम एसिड की कैटेगरी में शामिल करेंगे। आइए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और कौन कौन हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, अगर हम HNO3 ले लें और इसे हम वाटर में डिसॉल्व करें, तो इस HNO3 का भी आयोनाइजेशन होगा और बनाएगा हमारा H+ आयन एक्वस प्लस NO3 माइनस आयन एक्वस। यहां भी HNO3 में से H+ आयन एक्वस बना है, यानी ये HNO3 एक एसिड है। अगला एग्जाम्पल लीजिए, अगर H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम, तो बनेगा हमारा H+ आयन एक्वस प्लस
SO4 2 माइनस आयन एक्वस, यहां जो H2SO4 है इसी में से H प्लस आयन एक्वस बना है, इसलिए इस H2SO4 को हम एसिड की कैटेगरी में शामिल करेंगे। अगला एग्जांपल लीजिए, CH3COOH को हम अगर H2O में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा बनता है CH3COO माइनस आयन एक्वस एंड प्लस H प्लस आयन एक्वस। चूंकि CH3COOH में से भी H प्लस आयन एक्वस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यह सब्सटेंस भी हमारा एक एसिड होगा। यहां HNO3 को हम नाम देते हैं नाइट्रिक एसिड, इस H2SO4 को हम नाम देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और इस CH3COOH को हम नाम देते हैं एसिटिक एसिड। यानी अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ऐसे सभी सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का फॉर्मेशन करेंगे उन सभी सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। यहां एक चीज ध्यान देंगे, एक रिएक्शन इसमें से केवल ले रहा हूं और उस रिएक्शन के बेसिस पर एक नई चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो रिएक्शन लिखा गया है एसिड का, जिसमें हमने उसे वाटर में डिसॉल्व किया है और H प्लस आयन एक्वस का फॉर्मेशन किया है, यहां अगर हम एक्वस लिखेंगे तो फिर H प्लस आयन लिखेंगे, लेकिन इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि HNO3 वाटर से रिएक्ट करके बनाता है H3O प्लस आयन, क्योंकि इस H2O के साथ, यहां जो हमारा H2O है, इस H2O के साथ ये H प्लस आयन जुड़ जाता है, तो H प्लस आयन जुड़ करके H3O प्लस बनाता है। ध्यान रखेंगे, जब H प्लस आयन लिखेंगे तो एक्वस वर्ड यूज करेंगे, H3O प्लस आयन लिखेंगे तो एक्वस नहीं लिखेंगे, प्लस SO4 2 माइनस आयन इसको एक्वस लिखेंगे। यानी H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस, हमारी डेफिनेशन चेंज होती है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन एक्वस रिलीज करता है या फिर H3O प्लस आयन देता है, ऐसे सभी सब्सटेंसेस को आर्हेनियस के अनुसार हम एसिड कहेंगे। फिर से, दोज सब्सटेंसेस विच कैन रिलीज H प्लस आयन एक्वस और H3O प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। इस रिएक्शन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि HNO3 एक्वस लिख दे हम सीधे, प्लस H2O की जगह पर हम सीधे इस रिएक्शन में HNO3 को एक्वस अगर लिख देते हैं तो भी H प्लस आयन एक्वस बनेगा और प्लस NO3 माइनस आयन एक्वस का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे सभी रिएक्शंस, ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन एक्वस या फिर H3O प्लस आयन देते हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। ध्यान रखेंगे कि जितने भी एसिड होंगे वो H प्लस आयन देंगे, यानी उन सभी सब्सटेंसेस के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी एसिड कंपल्सरली कंटेन करेगा हाइड्रोजन एटम को। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो वो एसिड या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वह एसिड है तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन होगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो हमारी जो नई डेफिनेशन आती है आर्हेनियस के अनुसार, वो डेफिनेशन हो गई हमारी कि ऐसे सभी सब्सटेंसेस, दोज सब्सटेंसेस which necessarily contain hydrogen atom and lose H plus ion aqueous or H3O plus ion in their aqueous solution are called acids। यानी ऐसे सभी सब्सटेंस जिनके अंदर निश्चित रूप से, जो इनके अंदर निश्चित रूप से हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो और साथ ही साथ जो H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन एक्वस रिलीज करते हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को हम एसिड कहेंगे। तो हमारे सामने जो एसिड की डेफिनेशन हुई वो 3 हो गई आर्हेनियस के अनुसार। पहला कि जिनके अंदर H प्लस आयन हो
एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद उसको हम एसिड कहेंगे। दूसरी हमने डेफिनेशन बताई कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन एक्वस या H3O+ आयन देता है वो भी एसिड हो सकता है, और जितने भी एसिड होंगे उन सभी के अंदर हाइड्रोजन एटम निश्चित रूप से प्रेजेंट होगा। यानी हर एक एसिड हाइड्रोजन आयन को या फिर हाइड्रोजन एटम को कंटेन करेगा, लेकिन जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो जरूरी नहीं है कि एसिड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसिड का एग्जाम्पल कोई ले लें जैसे कि HCl, तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम निश्चित रूप से होगा। अगर वह एसिड है तो हाइड्रोजन कंटेन करेगा, लेकिन अगर हम ले लेते हैं C12H22O11, तो इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो दिया गया कंपाउंड है ये एक एसिड नहीं है। इसका मतलब कि कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन होगा तो जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो, लेकिन अगर वह एसिड है तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन एटम कंटेन करेगा। यानी ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स may or may not be acid, but all acid must contain hydrogen atom। क्लियर है? दूसरा जो हमारा कंपाउंड है वो कंपाउंड है बेस। आइए लेते हैं इस बार बेस को डिफाइन करते हैं। आर्हेनियस के अनुसार जो बेस की डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल सी है। ऐसा कोई सब्सटेंस जो कंटेन करता है हाइड्रोक्साइड आयन को या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और लूज कर सकता है OH- आयन एक्वस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, तो फिर उस सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे। फिर से, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर निश्चित तौर पे हाइड्रोक्साइड आयन हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, और जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, उसमें वाटर डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं, तो बनाएगा सोडियम प्लस आयन एक्वस एंड प्लस OH- आयन एक्वस। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम ले लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो कंपाउंड देगा, तो जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे वो होंगे K+ आयन और OH- आयन एक्वस। दैट मींस कि ये दोनों एग्जांपल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, और वाटर में डिसॉल्व करने पर वो OH- आयन एक्वस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों कंपाउंड्स बेसेस होंगे। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, इस कंपाउंड को हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस फॉर्म में जब हम इसे ट्रीट करेंगे तो ये बनाएगा अमोनियम आयन यानी NH4+ आयन एक्वस एंड प्लस OH- आयन एक्वस। यानी ऐसे सभी सब्सटेंस जिनके अंदर OH आयन या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो और जिनको वाटर से ट्रीट करने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयन एक्वस देते हो, उन सभी सब्सटेंसेस को आर्हेनियस के अनुसार बेस कहेंगे। जितने भी आर्हेनियस के अनुसार बेस होंगे उनके अंदर निश्चित तौर पर OH- आयन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वह एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो वो एसिड ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो फिर से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं आर्हेनियस की डेफिनेशन को। एसिड में आर्हेनियस ने कहा था कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और जो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन एक्वस या फिर H3O+ आयन का फॉर्मेशन करता है,
उसको एसिड कहेंगे। जबकि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर निश्चित तौर पर हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो और जो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयन एक्वस देता है, उस सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे। एक और डेफिनेशन हम आगे ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए दो और डेफिनेशंस काम आती हैं। एक डेफिनेशन है हमारी लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और दूसरा है हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। एसिड और बेस को डिफाइन करने के दो और कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं, लेकिन ये हायर स्टडीज में हमको स्टडी करनी है, हायर क्लासेस में पढ़ना है। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए इंडिकेट कर देता हूं आपको। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी वो के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को यानी कि H+ आयन को रिलीज करता है, जबकि बेस वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को यानी H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। यानी एसिड आर दोज सब्सटेंसेस which release H+ ion or proton, while bases are those substances which accept H+ ion or proton. यानी proton donors are called acid and proton acceptors are called base. ये हमारा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट है। जबकि लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसे सभी सब्सटेंस जो लोन पेयर को, अब यहां एक नया वर्ड है लोन पेयर, इसको हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। लोन पेयर को जो डोनेट करता है उसको हम बेस कहेंगे, जबकि लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम एसिड कहेंगे। यानी according to Bronsted and Lowry concept, those substances which are proton donors are called acid, while those substances which are proton acceptors are called bases. While according to Lewis acid base concept, lone pair donators are called bases, whereas lone pair acceptors are called acids. अब हम जानने की कोशिश